तो देखिए 21 को यहाँ पर कट कर दीजिए। 21 को कट करने का रीज़न बता देता हूँ। 21 को आप कट कर दीजिए पहले तो। 21 को कट करने का रीज़न है यहाँ पर एक तो ऑप्शन गलत है। 21 इन्होंने पिकअप तो कर लिया, इंस्टीट्यूट ने पिकअप कहाँ से करा है? सीपीटी के मॉड्यूल से। पहले सीपीटी होता था, अब फाउंडेशन होता है, तो सीपीटी के मॉड्यूल से इन्होंने कॉपी तो करा। सीपीटी के मॉड्यूल में ये यहाँ पर 2000 दिया हुआ इन्होंने, वहाँ पर 200 था, लेकिन ऑप्शन चेंज करना भूल गए, इसलिए आप इसको कट कर दीजिए। 22 देखते हैं। फिर भी आप क्या होगे तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। सेकंड लेक्चर में मैं डिस्कस कर दूंगा जब हम स्टैटिक्स या रीजनिंग को डिस्कस करेंगे। 22 देखिए, 22 को इम्पोर्टेंट मार्क करिए सबसे पहले। स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि सर है ही क्या इसमें जो आप इम्पोर्टेंट मार्क करा रहे हैं? बताऊंगा, अभी दिखाता हूँ आपको कि आप क्या मिस्टेक करेंगे एग्जाम में। देखिए कह रहा है इफ़ ए सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ मनी एट 6% पर एनम फॉर 7 ईयर कर लीजिएगा इसको, इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए सिंपल इंटरेस्ट ऑफ अनदर सम्स फॉर 9 ईयर एट 5% पर एनम, दैट रेशियो विल बी। रेशियो बताना है। काफ़ी स्टूडेंट्स को तो समझ में ही नहीं आया कि क्या दिया इसने। सिंपल सा मैं आपको बता देता हूँ कि सम ऑफ मनी हमने इन्वेस्ट करी है 7 सालों के लिए 6% इंटरेस्ट पे, सिंपल इंटरेस्ट है। कह रहा है इक्वल टू है डबल किसके? जो सेकंड हमने सम ऑफ मनी इन्वेस्ट की है 9 सालों के लिए 5% रेट्स पे। आइए तो देखिए यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला सभी को पता है। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? P इंटू एन इंटू आई, प्रिंसिपल इंटू नंबर ऑफ ईयर इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्लियर है? यहाँ पर कहा था कि जो प्रिंसिपल है हमने हमारे पास अवेलेबल नहीं है, हम कितना मान के चलेंगे? x। टाइम पीरियड हमारे पास अवेलेबल है 7 ईयर के लिए और रेट है हमारे पास 6%। अब क्या कहा था इसने? इक्वल टू है किसके? जो फर्स्ट है उसका ट्वाइस है यहाँ पर सेकंड, यानी सेकंड को हम मान लेते हैं y। कह रहा है इंटरेस्ट ऑन अनदर सम ऑफ मनी, यानी दूसरी जो सम ऑफ मनी है हम उसको y मान लेते हैं। यहाँ पर कितने टाइम के लिए है? 9 साल के लिए, और कितने परसेंट है? 5% के रेट पे है। क्लियर है? अब इन दोनों के बीच का हमें रेशो बताना है, हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स कह रहे हैं तो सर इंपॉर्टेंट क्या था इसमें? अभी देखिएगा, मैं बता देता हूँ। यहाँ पर देखिए तो सबसे पहले देखिए कितना हो जाएगा यहाँ पर 42x डिवाइडेड बाय 100 इक्वल टू, यहाँ पर देखिए 9 5 जो 45, 45 की 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो कितना आएगा? 90y डिवाइडेड बाय 100। 100 से 100 कैंसिल हो गया, 2 से कैंसिल करिए इसको, कितना आ गया? 21x इज इक्वल टू 45y। अगेन 3 से कैंसिल कर लीजिए, यहाँ कितना आ जाएगा? 7x इज इक्वल टू 15y। अब देखिए स्टूडेंट्स क्या करते हैं ना, यहाँ पर 7:15 पे टिक कर देते हैं एग्जाम में, क्योंकि एक तो एग्जाम का प्रेशर होता है और एक वो जल्दी में होते हैं। तो और यहाँ पर ऑप्शन भी इन्होंने दिया हुआ भी है, तो यहाँ पर क्या करेंगे स्टूडेंट्स, ये ऑप्शन को करेक्ट टिक कर देते हैं, लेकिन ये ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर नहीं होगा, इस बात को ध्यान रखना। आप भी इसको लिख के जो है कट करिए ताकि आपको याद रहे। क्लियर है? पहले इसको राइट डाउन करिए एंड देन कट करिए एंड देन जो है नोट्स करिए जो आपको नोट करा रहा हूँ। देखिए अब यहाँ पर कितना था हमारा? ये 7x इज इक्वल टू 15y। तो आपको इसको कंप्लीट सोल्व करना है। देखिए यहाँ पर x एच आ जाएगा, ये y इधर मल्टीप्लाई में इधर आगे किस में हो जाएगा? डिवाइड में, इज इक्वल टू ये 15 एच रहेगा और ये कितना हो जाएगा यहाँ पर? 7। क्लियर? तो जो रेशियो होगा वो मेरा 15:7 होगा, ना कि 7:15। इस बात का ध्यान रखिएगा। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। क्लियर? यही यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता था, इसलिए इम्पोर्टेंट मार्क कराया इसको। आइए 23 देख लेते हैं। 23 देखिए, 23 में कह रहा है इन व्हाट विल बी द सम ऑफ मनी डबल इटसेल्फ एट 6.25% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट मक्खन, बिल्कुल ईजिली आप कर सकते हैं। चलो करा देता हूँ फिर भी। देखिए सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होगा? P इंटू एन इंटू आई। अब देखिए यहाँ पर हमसे कह रहा है कि मनी जो है डबल हो जानी चाहिए, यानी अमाउंट जो है डबल हो जाना चाहिए। तो देखिए यानी मैं यहाँ पर मान लेते हैं हमने 100 रुपीज़ इन्वेस्ट किए हैं, कितने टाइम पीरियड के लिए करें हमें फाइंड आउट करना है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 6.25 डिवाइडेड बाय 100। तो यहाँ पर यानी डबल हो जानी चाहिए। तो सिंपल इंटरेस्ट भी मुझे कितना रिसीव होना चाहिए? 100। डबल कब होंगे? जब मैं 100 रुपये इन्वेस्ट कर रहा हूँ और मुझे 200 मिले, यानी 100 इन्वेस्ट करता हूँ 200 मिले। 200 कब मिलेंगे? जब मेरा इंटरेस्ट जो बनता है 100 इन्वेस्ट करने पे 100 ही इंटरेस्ट बन जाए। क्लियर है? तो देखिए कितना हो गया, ये 100 से 100 कैंसिल हो गया,
100 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 6.25 n, तो n इज इक्वल टू कितना हो गया 100 डिवाइडेड बाय 6.25, n इज इक्वल टू कितना आ गया 16 ईयर। क्लियर है, और इसको सेटिस्फाई करेगा आपका ऑप्शन डी। आइए 24 देखिए, 24 के लिए मैंने आपको सिंपल सी ट्रिक बताई थी, अगेन अभी दिखा देता हूँ मैं कैलकुलेटर पे। देखिए 24 में क्या है, व्हाट विल बी द पॉपुलेशन आफ्टर 3 ईयर्स व्हेन प्रेजेंट पॉपुलेशन इज 25,000, 25,000 है, एंड पॉपुलेशन इंक्रीज एट द रेट ऑफ 3% इन फर्स्ट ईयर, 4% इन सेकेंड ईयर, 5% इन थर्ड ईयर, कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रही है 3% से, 4% से एंड 5% से। तो देखिए मैंने आपको सिंपल सा बताया था, आपको क्या करना है यहाँ पर, करंट पॉपुलेशन कितनी है हमारी 25,000 प्लस करनी है, उसमें फर्स्ट ईयर में कितने रेट से इंक्रीज हो रही है 3%, सेकेंड में कितने हो रही है 4%, थर्ड में कितनी हो रही है 5%। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 28,119 हमारा करेक्ट आंसर होगा, और इसको सेटिस्फाई करेगा आपका ऑप्शन ए। क्लियर है, तो सिंपल सा आपको क्या करना है, बस ये देख लीजिए 25,000 करंट थी, उसमें प्लस करना है कितनी 3%, परसेंटेज का बटन है ये ध्यान रखना, प्लस 4% और प्लस कितनी हो जाएगी 5%। क्लियर है, तो देख लीजिए प्लस कितनी 3% प्लस 4% प्लस 5%। क्लियर, 28,119 ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। 24 को भी आप इम्पोर्टेंट मार्क कर सकते हैं ताकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ध्यान रहे। आइए 25 देख लेते हैं। 25 भी मक्खन है बिल्कुल, कह रहा है ए सम अमाउंट ऑफ कितना 1331 एट ए प्रिंसिपल ऑफ 1000 एट 10% कंपाउंडेड एनुअली, फाइंड द टाइम पीरियड फाइंड आउट करना है। कह रहा है 1,000 रुपये इन्वेस्ट करते हैं हम कंपाउंड इंटरेस्ट के रेट से, तो बताइए 1331 रुपये कब हो जाएंगे। तो कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए सिंपल सी हमारी ट्रिक है, 8 डिवाइडेड बाई 100 प्लस 1 इनटू में प्रिंसिपल इक्वल टू दबाना है कब तक, जब तक कि हमारा जो यहाँ पर अमाउंट नहीं आ जाता। अमाउंट कितना आना चाहिए 1331। आइए देख लेते हैं। तो 1331 के लिए यहाँ पर 10 डिवाइडेड बाई 100 प्लस 1 इंटू 1,000 इक्वल टू दबाइए 1 2 3। तो देखिए 3 टाइम्स दबाने पर कितना आ रहा है 1331। तो इसका 3 ईयर हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, और इसको सेटिस्फाई करेगा आपका ऑप्शन सी। क्लियर है, तो आपने देखा कि यहाँ पर टाइम वैल्यू ऑफ मनी के 12 to 13 MCQ अवेलेबल थे। तो आप इस चैप्टर के इम्पोर्टेंट समझ सकते हैं कि कितना इम्पोर्टेंट चैप्टर है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बस आपको सिर्फ और सिर्फ क्या ध्यान रखना है, प्रेजेंट और फ्यूचर वैल्यू में आपको डिफरेंस करना आना चाहिए, और जो भी ट्रिक्स अवेलेबल है वो आपको लर्न होनी चाहिए। देखिए आपके पास दोनों ऑप्शन है, आप फार्मूला भी लर्न कर सकते हैं, लेकिन फार्मूले में आप काफ़ी टाइम्स ना जो फंस जाते हैं, क्योंकि फार्मूले में अप्लाई करना एंड देन उसकी पावर को सोल्व करना जो है काफ़ी डिफ़िकल्ट वर्क हो जाता है। तो इसलिए आप ट्रिक को याद रखिए, आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं उसको कैलकुलेटर पे। 26 देखिए, 26 में कह रहा है ए बॉय हैज़ 3 लाइब्रेरी टिकट एंड बुक्स ऑफ हिज इंटरेस्ट इन ए लाइब्रेरी। ही डज नॉट वांट टू बोरो मैथमेटिक्स पार्ट सेकेंड अनलेस मैथमेटिक्स पार्ट फर्स्ट इज ऑल्सो बोरोड। इन हाउ मेनी वेज ही कैन चॉइस द 3 बुक्स टू बी बोरोड। देखिए एक लड़के के पास 3 लाइब्रेरी टिकट्स अवेलेबल हैं और लाइब्रेरी में उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग 8 बुक अवेलेबल हैं। इसमें एक कंडीशन डाल दी है कि वो मैथमेटिक्स का सेकंड पार्ट जब तक बोरो नहीं करेगा जब तक कि वो फर्स्ट पार्ट को बोरो नहीं कर लेता। कह रहा है कितनी तरीके से वो 3 बुक को बोरो कर सकता है। सिंपल है, यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमारे पास टिकट कितने अवेलेबल हैं, टिकट हैं 3। टोटल बुक्स कितनी अवेलेबल हैं हमारे पास 8। अब 8 में से देखिए यहाँ पर एक तो पार्ट फर्स्ट अवेलेबल है मैथमेटिक्स का, एक पार्ट सेकंड है, और रिमेनिंग कितनी बची 6 बुक, क्योंकि फर्स्ट बुक ये हो गई, सेकंड बुक ये हो गई, बाकी हमारे पास 6 बुक हैं। क्लियर। अब इसने देखिए कंडीशन क्या डाली है कि वो सेकंड पार्ट को मैथमेटिक्स के जब तक बोरो नहीं करेगा जब तक कि वो फर्स्ट पार्ट को बोरो नहीं कर लेता। अब यहाँ पर ऐसी सच एज कोई कंडीशन नहीं है कि वो फर्स्ट पार्ट को बोरो करता है तो सेकंड को डेफिनेटली करेगा ही करेगा, ऐसा नहीं कहा। इसने कहा है कि वो जब तक बोरो नहीं करेगा जब तक फर्स्ट को बोरो नहीं कर लेता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो फर्स्ट को बोरो करता है तो सेकंड को भी डेफिनेटली बोरो करेगा ही करेगा। तो यहाँ पर 2 केस क्रिएट होंगे, आइए देख लेते हैं।
सबसे पहले केस फर्स्ट हमारा क्या बनेगा, हम मान के चल रहे हैं बॉय बोरो पार्ट सेकंड। अब देखिए पार्ट सेकंड को बोरो कर रहा है तो पार्ट फर्स्ट को भी फिर वो बोरो करेगा ही करेगा, क्योंकि उसने कहा है कि पार्ट सेकंड को जब तक बोरो नहीं करेगा जब तक पार्ट फर्स्ट को बोरो नहीं कर लेता। तो हम मान के चलेंगे यहाँ पर पार्ट सेकंड को उसने बोरो किया है फर्स्ट में, हम एज्यूम कर रहे हैं लेट। क्लियर है? तो इस केस में देखिए अब उसने पार्ट सेकंड को बोरो कर लिया तो पार्ट फर्स्ट तो बोरो हुआ ही हुआ होगा, क्योंकि जब तक बोरो नहीं करेगा जब तक पार्ट फर्स्ट बोरो नहीं होगा। तो अब देखिए उसके पास चॉइस कितनी अवेलेबल है कि बुक्स कितनी अवेलेबल है सिलेक्ट करने के लिए 6, और उसको सिलेक्ट कितनी करनी है 1। जो स्टूडेंट 2 कह रहे हैं वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि जब वो पार्ट सेकंड को बोरो, हम मान के चल रहे हैं कि उसने पार्ट सेकंड को बोरो किया है, तो डेफिनेटली बात है कि पार्ट फर्स्ट को तो उसने बोरो कर ही लिया होगा ना, क्योंकि कंडीशन क्या कहना चाहता है यहाँ पर, ही डज नॉट वांट टू बोरो मैथमेटिक्स पार्ट सेकंड अनलेस मैथमेटिक्स पार्ट फर्स्ट। तो 6C1 इज इक्वल टू कितना हो जाता है 6। केस सेकंड देखिए, लेट बॉय डज नॉट बोरो पार्ट सेकंड, वो पार्ट सेकंड को ही बोरो नहीं करता। अब देखिए पार्ट सेकंड को बोरो ही नहीं करता तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसने पार्ट फर्स्ट को बोरो नहीं किया होगा। पार्ट फर्स्ट को बोरो कर सकता है डेफिनेटली, अभी भी पार्ट सेकंड को बोरो करना ना करना उसकी मर्ज़ी के ऊपर बात है, वो डिपेंड्स करता है पार्ट फर्स्ट पे, है ना। तो हम यहाँ पर मान के चल रहे हैं कि पार्ट सेकंड को उसने बोरो ही नहीं किया। तो देखिए उसके पास अब टोटल बुक्स कितनी अवेलेबल हैं 7, और सिलेक्ट कितनी करनी है उसको 3 बुक सिलेक्ट करनी है, 7 में से कोई 3 बुक सिलेक्ट करनी है। आइए इसको सॉल्व कर लीजिए तो ये कितना हो जाएगा 7 × 6 × 5 3 × 2 × 1। तो देखिए कैंसिल हो गया, 7 5 से कितने होते हैं यहाँ पर 35, दोनों को ऐड कर लीजिए 6 + 35 इज इक्वल टू कितना आ रहा है हमारा 41। इसका करेक्ट आंसर होगा, इसको सेटिस्फाई करेगा आपका ऑप्शन ए। यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स को डाउट आता है इसमें, तो एक बार और अच्छे से समझा देता हूँ। देखिए यहाँ पर हमारे पास 3 टिकट्स अवेलेबल थे और 8 बुक थी, जिसमें से हमें 3 बुक सिलेक्ट करनी थी। एक कंडीशन अवेलेबल थी कि वो मैथमेटिक्स के पार्ट सेकंड को जब तक बोरो नहीं करेगा जब तक पार्ट फर्स्ट को बोरो नहीं कर लेता। अब वो हम मान के चलते हैं उसने पार्ट फर्स्ट को बोरो किया, तो उसके पास ऑप्शन है कि वो पार्ट सेकंड को बोरो करे या ना करे, दोनों ही ऑप्शन है ना, क्योंकि इसने ये नहीं कहा है कि वो करेगा ही करेगा। तो देखिए हम मान के चल रहे हैं कि जो बॉय था उसने पार्ट सेकंड को बोरो कर लिया, तो पार्ट सेकंड को बोरो किया यानी पार्ट फर्स्ट बोरो कर लिया होगा, जब भी तो पार्ट सेकंड को बोरो किया है। तो यहाँ पर 6 बुक अवेलेबल हैं जिसमें से 1 को सिलेक्ट करेगा। सेकंड केस क्या बन सकता है कि पार्ट सेकंड को उसने बोरो ही नहीं किया, तो इसका मतलब ये नहीं है पार्ट फर्स्ट को बोरो नहीं किया होगा, क्या पता किया हो। तो इसलिए 7 बुक में से 3 बुक सिलेक्ट करनी है उसे, वो फर्स्ट भी सिलेक्ट कर सकता है और बाकी जो रिमेनिंग 6 बुक थी उनमें से भी सिलेक्ट कर सकता है, लेकिन करेगा तो 3 बुक। तो इसलिए हमारा यहाँ पर 7C3 को सॉल्व करके कितना आ जाएगा 35। 27 देखिए, 26 में आपको फिर भी कोई डाउट आता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके डेफिनेटली बताना, रिप्लाई करूँगा बिल्कुल। देखिए 27 कह रहा है एन एग्जामिनेशन पेपर कंसिस्ट ऑफ 12 क्वेश्चंस डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स ए एंड बी। देखिए एक पेपर है जिसमें 12 क्वेश्चंस अवेलेबल हैं, जिसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए कंटेन 7 क्वेश्चन, इसके अंदर 7 है, और पार्ट बी 5। ये कैंडिडेट्स इज रिक्वायर्ड टू अटेम्प्ट 8 क्वेश्चन सिलेक्टिंग एट लीस्ट 3 फ्रॉम ईच पार्ट्स। देखिए इसमें भी कंडीशन है कि 3 हर पार्ट में से सिलेक्ट करने ही करने हैं, एट लीस्ट 3 यानी कम से कम 3, 2 नहीं चलेंगे, 3 चलेंगे, 4 5 6 7, 3 से ज़्यादा कर सकता है लेकिन 3 से कम नहीं होने चाहिए। इन हाउ मेनी वेज मैक्सिमम वेज कैन कैंडिडेट सिलेक्ट द क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पर सिंपल सा मैं कह सकता हूँ, उसने कहा है कि कम से कम 3, तो हम मान के चलते हैं इसमें से 3 कर लिए तो यहाँ से कितने करेगा 5C 5 सिलेक्ट करेगा, क्योंकि उसको टोटल कितने करने हैं 8। यहाँ पर आप एरो बना के कर लीजिए, टोटल सिलेक्ट कितने करने हैं 8। अब देखिए मैं यहाँ से कहता हूँ कि पार्ट ए में से उसने 4 किए, तो यहाँ से कितने करेगा, यहाँ से भी 4 करेगा, और पार्ट ए में से वो 3 सिलेक्ट करता है तो पार्ट बी में से कितने सिलेक्ट करेगा, यहाँ से यहाँ से उसने अब 5 सिलेक्ट किए तो यहाँ से कितने सिलेक्ट करेगा 3।
देखिए यही 3 केस हमारे ओनली एंड ओनली पॉसिबल हैं। अब आपस में इनके आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, यही हमारे पॉसिबल आउटकम बन सकते हैं और कोई पॉसिबल आउटकम नहीं बन सकते। मैं आपसे कहता हूँ कि यहाँ से इसने 7C2 सिलेक्ट किए हैं, तो आप कहेंगे कि सर यहाँ से कितने सिलेक्ट कर लेगा, यहाँ से 5C, ध्यान से देखिए 7C6 सिलेक्ट किए हैं। 2 का तो मतलब ही नहीं होता क्योंकि एटलीस्ट 3 करने हैं। तो यहाँ से 6 सिलेक्ट किए हैं, यहाँ से 2 सिलेक्ट किए हैं, तो ये केस भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि एटलीस्ट कितने करने हैं, 3 फ्रॉम ईच पार्ट, दोनों पार्ट में से कहा है कि कम से कम 3 तो सिलेक्ट होने चाहिए। लेकिन इस कंडीशन को हम अप्लाई करते हैं तो यहाँ से 2 हो रहे हैं, यहाँ से 6 हो रहे हैं, इस पर तो अप्लाई हो रही है भाई एटलीस्ट 3 थे कि 3 से ज़्यादा हैं, लेकिन यहाँ पर वो हमारी कंडीशन फॉल नहीं कर रहा, तो इसलिए ये केस पॉसिबल नहीं है। तो हमारे सिर्फ और सिर्फ यही केस पॉसिबल है। आइए इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए 7C3 को सॉल्व करना तो कितना होगा, 7 × 6 × 5, 3 × 2 इंटू में 5C5 कितना होता है हमारा 1 ही होता है। तो देखिए ये कितना हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 3 × 2 = 6, 6 से 6 कैंसिल, 7 5 जा कितने होते हैं 35। आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं। 7C4 तो 7 × 6 × 5 × 4 और ये कितना हो जाएगा 4 × 3 × 2, तो 4 से 4 कैंसिल, 3 2 से 6 कैंसिल, क्लियर है। अब 5C4 को सॉल्व करिए तो यहाँ पे कितना होता है 5 ही होता है। आइए देखिए 7 5 जा 35 और 35 जा कितने होते हैं 175, क्लियर। आइए 7C5 को सॉल्व कर लीजिए तो यहाँ पर 7C5 कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। आप सोल्व करके देख लेना 21 ही आएगा। और 5C3 कितना होता है हमारा 10, तो इक्वल टू कितना हो गया 210। आप इनका सम कर लीजिए। आइए सम करके देख लेते हैं कितना आ रहा है, 210 + 175 + 35, तो 420 इसका करेक्ट आंसर होगा। 420 नहीं, एग्ज़ाम वाला 420, यहाँ पर कोई हम चोर का नाम नहीं रख रहे। 420 हमारा करेक्ट आंसर है, यानी ऑप्शन डी हमारा ये करेक्ट आंसर है, क्लियर है। इसका मतलब ये नहीं है कि एग्जाम में चीटिंग करेगा, 420 आ रहा है हमारा आंसर, तो क्लियर है। आई होप कि आपको ये चीज़ ईजिली क्लियर हुई होगी। फिर भी कोई डाउट आता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो डेफिनेटली। ये 28 देख लेते हैं। 28 में कह रहा है ए सुप्रीम कोर्ट बेंच कंसिस्ट ऑफ 5 जजेस। एक सुप्रीम कोर्ट का बेंच है जिसमें 5 जजेस जो है कंसिस्ट करते हैं। कह रहा है इन हाउ मेनी वेज द बेंच कैन गिव द मेजोरिटी डिसीजन, कि कह रहा है कितने तरीके से एक बेंच जो है जो अपना डिसीजन देगा वो मेजोरिटी में होगा। अब देखिए यहाँ पर 5 जजेस जो हैं कंसिस्ट करते हैं, कोई 4 एग्री कर जाएँ, कोई 3 एग्री कर जाएँ एक ही मैटर पे, या कोई पाँचों के पाँचों एक ही मैटर पे एग्री कर जाएं, तो ये डिसीजन मेरा क्या कहलाएगा, डिसीजन मेजॉरिटी में कहलाएगा। यदि कोई 2 जजेस एग्री करते हैं या कोई एक जज ही एग्री करता है तो उस केस में जो ये डिसीजन कहलाएगा मेरा माइनॉरिटी में कहलाएगा, क्लियर है। तो सिंपल से हमसे क्या पूछा है यहाँ पर, मेजॉरिटी के बारे में पूछा है। तो देखिए कितना हो जाएगा यहाँ पर 5C5, या तो पाँचों के पाँचों एक डिसीजन दे, या 5 में से कोई 4 एक ही डिसीजन दे, या कोई 5 में से 3 एक ही डिसीजन दे, तो ये डिसीजन मेरा मेजॉरिटी में कहलाएगा। और यही ऑल पॉसिबल वेज हैं जिसके तरीके से जो जजेस हैं वो मेजॉरिटी में डिसीजन दे सकते हैं। तो 5C5 कितना हो जाता है मेरा 1, 5C4 को सोल्व करेंगे कितना आएगा 5, प्लस 5C3 को हम सोल्व कर दें तो कितना आएगा 10। तो यहाँ पर 16 आपका करेक्ट आंसर होगा और इसको सेटिस्फाई करेगा ऑप्शन डी। ये मत कहिएगा कि सर ये कैसे आपने डायरेक्ट लिख दिया, मैं सोल्व करना अच्छे से बता चुका हूँ। चलो एक बार और बता देता हूँ आपको। देखिए जैसे यहाँ पर है हमारा 5C4, तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, देखिए 5 को ओपन करना होता है 4 टाइम्स, तो 5 × 4 × 3 × 2, और जो R होता है ना इसको हम कंप्लीट ओपन करते हैं 4 × 3 × 2 × 1, तो 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, इज इक्वल टू कितना आ गया 5, क्लियर है। सेम एज आप इसको सॉल्व करिए, सेम एज इसको सॉल्व करिए। आइए 29 भी देख लेते हैं। 29 देखिए 29 में कह रहा है यहाँ पर 7PK इज इक्वल टू 60, 7PK - 3, इसको हमें सॉल्व करना है। K की वैल्यू बतानी है, K की वैल्यू क्या होगी। आइए देख लेते हैं। यहाँ पर हमारा सिंपल सा फॉर्मूला होता है परमुटेशन का, 7 फैक्टोरियल और 7 - K फैक्टोरियल इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 60, 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 7 - K, माइनस माइनस कितना हो जाएगा जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस का 3 फैक्टोरियल, क्लियर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये कितना हो गया, 7 से 7 कैंसिल हो गया
और ये कितना हो जाएगा 1/7 माइनस के फैक्टोरियल इज इक्वल टू 60 डिवाइडेड बाय 7 और 3 10, तो 10 माइनस के फैक्टोरियल। क्लियर है? ओपन कर लीजिए। किसको ओपन कर लेते हैं हम, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो इस तरीके से लिख सकता हूँ मैं इसको। देखिए मैं यहाँ पर साइड में करता हूँ, इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ 10 माइनस के फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 7 माइनस के फैक्टोरियल इज इक्वल टू 60, क्योंकि मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी। क्लियर है? आइए अब आप इसको ओपन कर लीजिए। इसको ओपन करता हूँ तो देखिए कितना हो जाएगा यहाँ पर 10 माइनस के, सेकेंड क्या हो जाएगा 9 माइनस के, 8 माइनस के, मुझे इस तक ओपन करना है तो मैं इसको क्या करूँगा 7 माइनस के फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 7 माइनस के फैक्टोरियल इज इक्वल टू 60, तो इससे ये कैंसिल हो गया। क्लियर है? अब देखिए हमारा क्या बचेगा यहाँ पर 10 माइनस के, 9 माइनस के, और कितना बचा 8 माइनस के इज इक्वल टू 60। के प्लेस पर एक ऐसी वैल्यू रखिए कि मल्टीप्लाई करने पर कितना है हमारा 60, तो के प्लेस पर आप ऑप्शन से उठा के रख लीजिए। देख लेते हैं ऑप्शन हमें कौन कौन से अवेलेबल हैं। देखिए 9850, तो सबसे पहले हम 5 को पुट करते हैं क्योंकि 5 हमारी स्मॉलेस्ट वैल्यू, 0 है लेकिन 0 से मुझे दिख रहा है कि सेटिस्फाई नहीं होगा, हमारा 60 नहीं आएगा। तो 5 को पुट करके देख लेते हैं। देखिए 10 में से 5 जाएंगे कितने बचेंगे 5, 9 में से 5 जाएंगे 4, 8 में से 5 जाएंगे 3, तो आप देख सकते हैं 5 चौक 20 और 20 दिया 60। क्लियर है? तो इसको सेटिस्फाई करेगा आपका ऑप्शन सी। और के इज इक्वल टू कितनी हो जाएगी, के की वैल्यू 5। आप चाहें तो इसको कंप्लीट भी यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप ऑप्शन को डायरेक्ट उठाकर पुट करिए और आप इजीली इनको सॉल्व कर लीजिए। आइए 30 MCQ देख लेते हैं। 30 में कह रहा है इफ़ a की पावर 1/x इज इक्वल टू b की पावर 1/y इज इक्वल टू c की पावर 1/z एंड a b c आर इन GP, देन x y z आर इन, बताना है हमें किस में होगा, GP में होगा या AP में होगा। क्लियर है? अब देखिए GP के लिए मैंने आपको कंडीशन नोट्स कराई थी। GP के लिए कंडीशन क्या होती है हमारी, मैं लिख सकता हूँ b² इज इक्वल टू AC। यहाँ हम कह सकते हैं इसकी जगह b इज इक्वल टू अंडर रूट में AC। क्लियर है? ये कंडीशन मैंने आपको नोट्स कराई थी। GP के लिए हमारी कंडीशन क्या होती है, ये होती है। क्लियर? AP के लिए भी मैंने आपको कंडीशन नोट्स कराई थी, क्या हो जाएगी b इज इक्वल टू a प्लस c डिवाइडेड बाई 2। यहाँ हम सिंपल सा कह सकते हैं 2b इज इक्वल टू a प्लस c, ये हमारी GP के लिए कंडीशन होती है, सॉरी AP के लिए। अब देखिए यहाँ पर हम इसको किस तरीके से चेक कर सकते हैं। सिंपल सा मैं कह सकता हूँ हमें दिया हुआ है a की पावर 1/x इज इक्वल टू b की पावर 1/y इज इक्वल टू c की पावर 1/z। आप क्या करिए इसको इज इक्वल टू k मान लीजिए। क्लियर है? तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा a की पावर 1/x इज इक्वल टू k, तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ जाएगी k की पावर x, क्योंकि जब हम पावर को दूसरी साइड ले जाते हैं तो वो रेसिप्रोकल होकर आती है। क्लियर है? सेम है, यहाँ पर क्या हो जाएगा b की पावर 1/y इज इक्वल टू k, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी k की पावर y। c की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए, c की पावर कितनी हो जाएगी k की पावर z। क्लियर है? a b c की वैल्यू मेरे पास अवेलेबल है। और हमसे क्या कहा था इसने, a b और c किस में है, GP में। तो GP के लिए हमें कंडीशन पता है क्या होती है, b² इज इक्वल टू AC। आप क्या करिए टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। तो इस केस में क्या होगा, देखिए log b² इज इक्वल टू log AC। अब हमें पता है जो पावर में होता है log के साथ वो आगे आ जाता है, तो ये कितना हो जाएगा 2 log b इज इक्वल टू, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, log a इंटू सी है, तो क्या लिख सकते हैं log a प्लस log b। ये यहाँ पर डिवाइड में होता तो माइनस में हो जाता है, यहाँ पर मल्टीप्लाई में था a इंटू सी, तो यहाँ क्या हुआ प्लस में हो गया। क्लियर? अब देखिए मेरे पास b की वैल्यू भी अवेलेबल है, a की वैल्यू भी अवेलेबल है और c की वैल्यू भी अवेलेबल है। आइए उठाकर पुट करते हैं, तो देखिए ये कितना हो जाएगा 2 log b की वैल्यू मेरे पास कितनी अवेलेबल थी, k की पावर y। यहाँ पर देखिए log a की वैल्यू कितनी अवेलेबल है, k की पावर x प्लस log c की वैल्यू कितनी अवेलेबल है, k की पावर z। पावर मैंने अभी आपको बताया था आगे आ जाएगी, तो यहाँ से हम सिंपल से क्या लिख सकता हूँ मैं 2y इंटू में log k इज इक्वल टू, यहाँ से कितना हो जाएगा
एक्स log k प्लस जेड log k। आप क्या करिए, log k कॉमन ले लीजिए। तो log k कॉमन लूँगा तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। देखिए मैं आपको दिखा भी देता हूँ। 2 log k इज इक्वल टू log k, आप यहाँ से कॉमन ले लीजिए, कितना बचेगा x प्लस जेड। log k से log k कैंसिल, यहाँ पर क्या हो जाएगा 2y इज इक्वल टू एक्स प्लस जेड। तो देखिए ये कंडीशन किसको सेटिस्फाई कर रही है, यहाँ पर AP को। तो जो हमारी XYZ होगा वो किस में होगा, AP में होगा, और इसको सेटिस्फाई करेगा आपका ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है। क्लियर है। इस तरीके से आप बिल्कुल सिंपल वे में इसको सोल्व कर सकते हैं। आप नोट्स करना चाहें तो इसको नोट्स कर लीजिए। क्लियर है। आइए 31 को देख लेते हैं। 31 में देखिए कह रहा है P टर्म इज इक्वल टू एक्स GP का और Q टर्म इज इक्वल टू वाई। देन हमें क्या फाइंड आउट करना है, nth टर्म को हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो देखिए nth टर्म हम किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए P टर्म क्या हो जाएगा मेरा, AR की पावर P माइनस 1 इज इक्वल टू एक्स दिया हुआ है। यहाँ पर AR की पावर Q माइनस 1 इज इक्वल टू वाई दिया हुआ है। क्लियर है। तो यहाँ पर देखिए दोनों को आप क्या करिए, ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट हो गई, ये हमारी सेकंड हो गई, दोनों को आपस में डिवाइड करिए। तो ये कितना हो जाएगा, a की पावर p माइनस 1 डिवाइडेड बाई a की पावर q माइनस 1 इज इक्वल टू एक्स अपॉन वाई। a से a कैंसिल। अब देखिए यहाँ पर बेस सेम है तो पावर क्या होगी, इसको ऊपर ले जाता हूँ तो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगी। ये तो कितना हो जाएगा, r की पावर p माइनस 1, इसको ऊपर ले जाइए, कितना हो गया माइनस का q, और ये कितना हो जाएगा प्लस का 1 इज इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बाई वाई। यहाँ से देखिए 1 से 1 पे कैंसिल, r की पावर p माइनस क्यू इज इक्वल टू कितना हो गया x अपॉन वाई। यहाँ से आप r की वैल्यू ईजिली निकाल सकते हैं। तो r इज इक्वल टू कितना हो जाएगा x अपॉन वाई। ये पावर इधर जाएगी तो रेसिप्रोकल हो जाएगी, तो कितना हो जाएगा 1 अपॉन p माइनस क्यू। क्लियर है। आप सबसे पहले इसको यहाँ तक नोट करिए, आगे फिर हम डिस्कस करते हैं। आइए पेज को मैं टर्न कर रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास सिंपल सी r की वैल्यू आ गई, कितनी आ गई x डिवाइडेड बाय y की पावर 1 अपॉन p माइनस क्यू। हमें फाइंड आउट क्या करना है, t nth टर्म हमें फाइंड आउट करना है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, a r की पावर n माइनस 1। अब देखिए a r की पावर n माइनस 1। आप क्या करिए, यहाँ पर देखिए मेरे पास a की वैल्यू अवेलेबल नहीं है, r की वैल्यू है, तो इसलिए मैं क्या करूँगा यहाँ पर प्लस p और माइनस p कर लेंगे हम इसको। ऐसा मैंने क्यों किया, मैं दिखा भी देता हूँ आपको ऐसा मैंने क्यों किया। यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, मेरे पास ARP माइनस 1 की वैल्यू अवेलेबल है, इसलिए मैंने प्लस p माइनस p कर लिया। आइए तो अब देखिए मैं इसको अलग से नोट कर सकता हूँ। यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ AR की पावर p माइनस 1 इंटू में r की पावर कितनी हो जाएगी, आप देख सकते हैं यहाँ पर n माइनस p। अब देखिए इस कंप्लीट की वैल्यू मेरे पास अवेलेबल है, इस कंप्लीट की वैल्यू क्या है x, और r की वैल्यू मेरे पास अवेलेबल है कितनी है, x डिवाइडेड बाय y की पावर 1 अपॉन p माइनस क्यू, और इनटू में ये तो रहेगा यहाँ पर n माइनस p। क्लियर। अब हमें इसको सॉल्व करना है। यहाँ पर थोड़ी सी बेसिक कैलकुलेशन है तो ध्यान दीजिएगा। अब देखिए मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, यहाँ पर x इंटू एक्स की पावर कितनी हो जाएगी, n माइनस पी डिवाइडेड बाई p माइनस क्यू डिवाइडेड बाई y की पावर n माइनस पी डिवाइडेड बाई p माइनस क्यू। देखिए बेस सेम है, पावर ऐड होगी, यहाँ पर पावर कुछ नहीं है तो हमारी कितनी हो जाती है 1। क्लियर है। साइड में सॉल्व कर रहा हूँ यहाँ पर देखिए, तो ये कितनी हो जाएगी यहाँ पर x की पावर 1, हम यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो इसको प्लस कर देंगे। देखिए कितना हो जाएगा यहाँ पर n माइनस पी डिवाइडेड बाई पी माइनस क्यू डिवाइडेड बाई वाई की पावर कितनी होगी n माइनस पी डिवाइडेड बाई पी माइनस क्यू। सोल्व कर लीजिए तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं p माइनस क्यू प्लस n माइनस पी डिवाइडेड बाई p माइनस क्यू, और y की पावर कितनी है यहाँ पर n माइनस पी डिवाइडेड बाई p माइनस क्यू। p से p कैंसिल, यहाँ पर लिख सकता हूँ मैं n माइनस क्यू, तो x की पावर कितनी हो गई n माइनस क्यू डिवाइडेड बाई p माइनस क्यू, और y की पावर कितनी हो गई n माइनस पी डिवाइडेड बाई p माइनस क्यू।
तो आप अब देख सकते हैं यहाँ पर हमारा सिंपल से कितना हो जाएगा, ये x की पावर n माइनस पी डिवाइडेड बाई वाई की पावर n माइनस पी, ये कितना है n माइनस क्यू, और कंप्लीट की पावर 1 अपॉन p माइनस क्यू हमारा करेक्ट आंसर होगा। और इसको आपको सेटिस्फाई करेगा आपका ऑप्शन टी। क्लियर है? इस तरीके से आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। यहाँ से आगे तो बेसिक कैलकुलेशन थी, सिर्फ जो इसमें ट्रिक का खेल था वो किसका था, प्लस माइनस पी का। हमें प्लस और माइनस पी करना पड़ेगा, अदरवाइज हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते। हाँ, 100 ट्रिक्स आप इसको डेफिनेटली सॉल्व कर सकते हैं। 100 ट्रिक हमारे नोट्स में अवेलेबल है, मेरे नोट्स में जो मैंने नोट्स अवेलेबल कराए थे, आप चाहते हैं तो उनको परचेज़ कर सकते हैं, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं। आप इजीली जिस तरीके से पढ़ा रहा हूँ पढ़ते रहिए, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आइए 32 देख लेते हैं साथ साथ। देखिए 32 में हमें दी सम ऑफ द सीरीज दिया हुआ है इन्होंने 0.5 प्लस 0.55 प्लस 0.555 प्लस एस ऑन। अब देखिए यहाँ पर आपको सिंपल सा क्या करना है ना, हमारे पास जो ऑप्शन अवेलेबल है, देखिए मैं इसमें से करेक्ट ऑप्शन को उठा लेता हूँ। जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। तो 5n डिवाइडेड बाई 9 माइनस 5 डिवाइडेड बाई 5 ब्रैकेट में 1 माइनस 0.1 की पावर n। क्लियर है? तो देखिए सिंपल सा आपको क्या करना है, यहाँ पर n इज इक्वल टू 1 2 3 पुट करना है। अब देखिए 1 पुट करने पर हमारी पहली डिजिट आएगी, लेकिन 2 पुट करने पर 2 डिजिट तक का सम आएगा। 2 डिजिट तक का सम क्यों? क्योंकि हमें सम ऑफ द सीरीज दिया हुआ है, ना कि nth टर्म। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। 0.5 प्लस 0.55 तो कितना आना चाहिए, 1.05 आना चाहिए 2 पुट करने पर। यदि 2 पुट करने पर 1.05 आ रहा है तो हमारा वही ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। अब 3 पुट करने पर क्या आएगा देख लीजिए। 3 पुट करने पर भी मैं आपको दिखा देता हूँ, 0.5 प्लस 0.55 प्लस 0.555 तो हमारा यहाँ पर आना चाहिए 1.605। क्लियर है? आइए इसमें पुट करके देख लेते हैं। n की वैल्यू की कोई भी सम्स आता है ना इस टाइप का, आप डायरेक्ट क्या करिए, n के प्लेस पर 1 2 3 पुट करिए। 1 पुट करेंगे पहली डिजिट आएगी, 2 पुट करेंगे सेकंड डिजिट तक का सम आएगा, ना कि सेकंड डिजिट। तो इस बात का ध्यान रखना। देखिए मैं आपको पुट करके भी दिखा देता हूँ। यहाँ पर 5 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 9 माइनस 5 डिवाइडेड बाई 85 1 माइनस, देखिए 1 टाइम्स करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 0.1 ही रहेगा यहाँ से। तो 1 माइनस 0.1 कितना आएगा, 0.95 से मल्टीप्लाई करिए, कितना आ गया 4.5। क्लियर है? तो देखिए 5 डिवाइडेड बाई 9 माइनस 4.5 डिवाइडेड बाई 81। एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लेके 81 नहीं आएगा यहाँ पर 9, तो 9 5 जा 45 माइनस 4.5। क्लियर है? तो कर लीजिए यहाँ पर 45 माइनस 4.5 डिवाइडेड बाई 81। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कितना आ रहा है, 0.5 फर्स्ट डिजिट आ रही है। क्लियर है? मैं आपको 2 पुट करके भी दिखा देता हूँ यहाँ पर, ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूजन क्रिएट्स ना हो। आइए देखते हैं। पुट n इज इक्वल टू 2 पुट करने पर क्या आता है, तो देखिए कितना हो जाएगा, 5 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 9 माइनस 5 डिवाइडेड बाई 81 ब्रैकेट में 1 माइनस 0.1 की पावर 2। आइए कर लेते हैं 0.1 इंटू इक्वल टू। क्लियर है? 0.1 इंटू में 0.1 हमारा कितना आ रहा है, 0.01 1 माइनस 0.01 कर लेते हैं, तो देखिए 0.99। और तो देखिए कितना हो गया, 10 डिवाइडेड बाई 9 माइनस 5 इंटू 0.99 डिवाइडेड बाई 81। कर लीजिए, एलसीएम लेंगे, हमारा कितना आएगा 81, यहाँ से 9 तो कितना हो गया 90 माइनस इसमें 5 की मल्टीप्लाई करिए, कितना आ रहा है 4.95। माइनस कर लीजिए यहाँ से, देखिए 90 माइनस 4.95 डिवाइडेड बाई 81। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा कितना आ रहा है, 1.05 आ रहा है। क्लियर है? और मैंने आपसे कहा था कि सेकंड डिजिट तक का सम आना चाहिए। आइए देख लेते हैं सेकंड डिजिट तक का सम आ रहा है या नहीं। देखिए सेकंड डिजिट तक का सम ही आ रहा है 1.05। क्लियर है? तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। एक्सरसाइज के कुछ एमसीक्यू पेंडिंग है इस टाइप से, उनको भी मैं जल्दी डिस्कस कर लूँगा, तो और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। टेंशन मत लीजिएगा कि अभी तक डिस्कस नहीं किया, नहीं, डोंट वेरी, जल्दी डिस्कस करता हूँ। एग्ज़ाम से पहले मैं आपके साथ डिस्कस कर लूँगा।
आइए 33 देख लेते हैं। 33 देखिए, 33 में हमें fx दिया हुआ है। fx कितना दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, और gx हमें दिया हुआ है, gx कितना दिया हुआ है, 2x माइनस 3। हमसे फाइंड आउट क्या करवा रहा है, फोग हमसे फाइंड आउट करवा रहा है। फोग का मीनिंग क्या होता है यहाँ पर, FOGX, क्लियर है, यानी fx। देखिए x के फंक्शन पर हमें क्या पुट करना है, gx की वैल्यू हमें पुट करनी है, क्लियर है। तो देखिए यहाँ पर fx हमारा कितना अवेलेबल है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। अब यहाँ पर आपको सिंपल सा क्या करना है, जहाँ जहाँ पर x है आपका, वहाँ वहाँ आपको gx कंप्लीट फंक्शन को पुट करना है। तो देखिए कितना हो जाएगा यहाँ पर, 2x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 3 ब्रैकेट में 2x माइनस 3 प्लस 1। आइए सोल्व कर लीजिए। इसका यदि हम स्क्वायर करते हैं तो देखिए a का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4x स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर 9 माइनस 2ab, यानी 2 3 6 6 दूनी 12x, क्लियर है। यहाँ पर कितना हो गया, प्लस का 6x और माइनस का 9, और ये प्लस 1। देखिए 9 से 9 कैंसिल, ये कितना हो जाएगा यहाँ पर, 4x स्क्वायर माइनस का 12x प्लस का 6x कितना हो जाएगा, माइनस का 6x प्लस 1। ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। आइए देख लेते हैं इसको कौन सा ऑप्शन जो है सेटिस्फाई कर रहा है। इसको सेटिस्फाई करेगा आपका ऑप्शन सी, यहाँ पर ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है, क्लियर है। फिर भी आपको कोई डाउट आता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। मैं बिल्कुल सिंपल वे में आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आइए 36 देखते हैं। 36 देखिए, 36 में हमें इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है। इंटीग्रेशन है यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू में dx, इसका इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है। इंटीग्रेशन के लिए मैंने आपको सिंपल सा रूल बताया था। देखिए यहाँ पर जैसे हम मुझे x का इंटीग्रेशन करना है तो x का इंटीग्रेशन के फॉर्मूला क्या होता है, x की पावर कितनी हो जाएगी, n+1 डिवाइडेड बाय n+1। अब यहाँ पर x का इंटीग्रेशन करना है तो देखिए यहाँ पर x की पावर कितनी है, 1 है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x की पावर 1+1 डिवाइडेड बाय 1+1, तो इज इक्वल टू कितना हो गया, x की पावर 2 डिवाइडेड बाय 2, क्लियर है। आइए हमें क्या करना है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का इंटीग्रेशन करना है। तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक्स की क्यूब डिवाइडेड बाय 3 माइनस 1 तो एज इट इज रहेगा, और यहाँ पर कितना हो गया x, क्लियर है। 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है। जैसे कि हम यहाँ पर डिफरेंशिएशन करते हैं, x का डिफरेंशिएशन करते हैं 1 आता है, हमें जस्ट अपोजिट करना है। अब इंटीग्रेशन करना है तो 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 1x, और प्लस क्या होगा k, और इसको आपका सेटिस्फाई करेगा ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है, क्लियर है। आप इजीली कर सकते हैं 36। आइए 37 देखिए, 37 को आप इम्पोर्टेंट मार्क करिए। मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि कुछ MCQ को यहाँ पर इम्पोर्टेंट मार्क कराना है। 37 को आप इम्पोर्टेंट मार्क करिए। आइए 37 में देखिए क्या दिया हुआ है हमें, y इज इक्वल टू 2x प्लस 4 डिवाइडेड बाई x। फाइंड आउट क्या करना है हमें, फाइंड आउट करना है एक्स स्क्वायर इंटू में डबल डिफरेंशिएशन प्लस x डिफरेंशिएशन माइनस y। अब देखिए मुझे इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी और इसकी वैल्यू, यानी डिफरेंशिएशन और डबल डिफरेंशिएशन की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी होगी। आइए देख लेते हैं कैसे फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले सिंगल डिफरेंशिएशन की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए इसका मैं यदि डिफरेंशिएशन करता हूँ, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, तो ये कितना हो जाएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2x का कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2 कॉन्स्टेंट एज इट इज आ जाएगा, और x का डिफरेंशिएशन कितना होता है 1। अभी मैंने आपको क्या कराया, कंफ्यूज मत होइएगा बिल्कुल भी, यहाँ पर हमने इंटीग्रेशन कराया, अब हम डिफरेंशिएशन फाइंड आउट कर रहे हैं। तो देखिए प्लस 4 तो कॉन्स्टेंट है, और यहाँ पर हमारा 1/x का कितना हो जाता है, देखिए -1/x स्क्वायर, क्लियर है। तो देखिए यहाँ पर कितना हो गया, 2 प्लस माइनस -4 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर dy बाई डी एक्स की वैल्यू हम फाइंड आउट कर चुके हैं। अब हमें किसकी वैल्यू की रिक्वायरमेंट है, यहाँ पर डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर, यानी डबल डिफरेंशिएशन हमें फाइंड आउट करना है। अच्छा यहाँ पर आपको एक बात और बता देता हूँ, यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स जो हैं कन्फ्यूज हो गए होंगे कि 1/x का डायरेक्ट डिफरेंशिएशन -1/x स्क्वायर कैसे हो गया। देखिए मैंने यहाँ पर आपको सिंपल सा फॉर्मूला बताया था कि हमें x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करना है तो कितना हो जाता है 2x, x की पावर 3 का करना है तो कितना हो जाता है 3x स्क्वायर,
क्लियर है, जो कांस्टेंट होता है वो हमारा आगे आ जाता है, एक कम करके हम पावर को नोट करते हैं। लेकिन ऑन द अदर हैंड हम इंटीग्रेशन में एक पावर को ऐड करके लिखते हैं, और वो यहाँ पर जो ये कांस्टेंट इनटू में आता है वहाँ किस में आ जाता है, डिवाइड में। अब देखिए यहाँ पर हमें किसका करना था, 1/x का। तो देखिए 1/x को मैं क्या लिख सकता हूँ, x की पावर -1। अब यहाँ पर हम इसका डिफ्रेंसिएशन करते हैं तो देखिए -1 तो हमारा एज इट इज आ जाएगा, और x यहाँ कितना हो जाता है, -1। एक पावर हम कम करके लिखते हैं तो कितना हो गया, -1। तो देखिए यहाँ पर कितना हो गया, -1 x की पावर -2। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, -1/x², क्योंकि ये पावर नीचे आएगी तो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, प्लस में। क्लियर। तो इस तरीके से माइनस का कितना हो जाता है, 1/x²। अब हमें इसका डबल डिफ्रेंसिएशन फाइंड आउट करना है तो देखिए कितना हो जाएगा, d² डिवाइडेड बाई dx² इज इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पर 2 कॉन्स्टेंट है, 2 का डिफ्रेंसिएशन कितना हो जाएगा यहाँ पर 0, -4 एज इट इज। अब देखिए -1/x² है तो इसका कितना हो जाएगा, यहाँ पर साइड में ही करके दिखा देता हूँ मैं आपको। देखिए यहाँ पर 1/x², इसको ऊपर लेके जाएंगे तो देखिए -2 लिखना होगा, ये कांस्टेंट है, आगे आएगा -2 इंटू में x -2 -1। तो ये कितना हो जाएगा, देखिए -2 डिवाइडेड बाय माइनस प्लस x की पावर 3। क्लियर। तो इसमें हमें क्या लिखना होगा, देख लीजिए आप, ये कितना हो गया, -2 डिवाइडेड बाय x की पावर 3। तो यहाँ से कितना हो गया, माइनस प्लस 8x की पावर 3, हमारी किसकी वैल्यू आ गई, डबल डिफ्रेंसिएशन की। अब देखिए दोनों की वैल्यू मेरे पास अवेलेबल है यहाँ पर, डिफरेंशिएशन की भी और डबल डिफरेंशिएशन की भी। हमें क्या करना है, एज इट इज उठा के पुट करनी है। आइए यहाँ पर हम पुट कर लेते हैं इसको। तो देखिए क्या था हमारा x², इसकी वैल्यू कितनी आ गई, इंटू में 8 डिवाइडेड बाई एक्स की क्यूब, फिर कितना था प्लस x इंटू में सिंगल डिफरेंशिएशन की वैल्यू हमारी कितनी आई थी, 2 - 4 डिवाइडेड बाई x²। माइनस हमें करना था y की वैल्यू हमारे पास एज इट इज अवेलेबल है 2x + 4 डिवाइडेड बाई x। इसको हमें सिर्फ और सिर्फ अब सॉल्व करना है। तो देखिए हम इसको किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, कितना हो जाएगा 8 डिवाइडेड बाई एक्स, क्योंकि 2 से कैंसिल करेंगे तो पावर कितनी बचेगी 1, प्लस यहाँ पर मैं इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ तो देखिए कितना हो जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई करने पर 2x माइनस 1 से पावर कैंसिल हो जाएगी, कितना बचेगा 4 डिवाइडेड बाई एक्स। यहाँ पर देखिए माइनस का 2x है, ये माइनस था यहाँ पर, तो देखिए अंदर का भी किस में हो जाएगा, माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस कितना हो गया 4 डिवाइडेड बाई एक्स। देखिए माइनस का 2x प्लस का 2x कैंसिल, यहाँ पर कितना बचा 8 डिवाइडेड बाई एक्स, और यहाँ देखिए माइनस का 4 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस का 4 डिवाइडेड बाई एक्स, तो कितना हो गया यहाँ पर माइनस का 8 डिवाइडेड बाई एक्स। इससे कैंसिल होकर कितना आ गया, इज इक्वल टू 0। और यहाँ पर आपका ऑप्शन इसको सेटिस्फाई करेगा, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। क्लियर है। आइए 38 देखते हैं। 38 को भी आप इम्पोर्टेंट मार्क करिए, अच्छा MCQ है। आइए हमें इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है। देखिए x² इंटू में e की पावर 3x इंटू में dx, इसका इंटीग्रेशन हमें फाइंड आउट करना है। इंटीग्रेशन फाइंड आउट करने के लिए देखिए मैंने आपको आईलेट का फॉर्मूला बताया था, हम किसका यूज करेंगे, यहाँ पर आईलेट का यूज करेंगे। तो देखिए इन्वर्स अवेलेबल नहीं है मेरे पास इंटीग्रेशन के लिए, लॉग अवेलेबल नहीं है, लेकिन अलजेब्रा अवेलेबल है। तो ये हमारा क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा, और एक्सपोनेंशियल हमारा कितना हो जाएगा, सेकंड फंक्शन। अब मैंने आपको एक रूल बताया था यहाँ पर कि इस टाइप से कोई भी आ जाता है जहाँ पर हम आईलेट का यूज़ करते हैं, तो उसके लिए क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन को हम एज इट इज नोट करते हैं पहले, और इंटीग्रेशन करना होता है सेकंड का। अब इंटीग्रेशन देखिए यहाँ पर e की पावर 3x है, तो e की पावर तो 3x एज इट इज आ जाएगा, लेकिन जो x के साथ कोफिशिएंट अवेलेबल है, जो x के साथ वाली डिजिट है, उसको हमेशा अपॉन में लिखना। स्टूडेंट्स यही मिस्टेक करते हैं सबसे ज़्यादा। मैं आपसे कहता हूँ देखिए कि आप क्या करिए, e की पावर 3x का इंटीग्रेशन करिए। तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, e की पावर 3x का उन्हें पता है कि e की पावर x का इज इक्वल टू क्या हो जाता है, e की पावर x हो जाता है, तो वो डायरेक्ट क्या लिख देते हैं यहाँ पर e की पावर 3x। ये गलत हो जाएगा कम्प्लीटली। क्लियर है। हमेशा ध्यान रखना x का जो साथ में कोफिशिएंट है उसको सबसे पहले अपॉन में लिख लेना। तो ये कितना हो जाएगा 1/3 इंटू में e की पावर 3x। ये आपका करेक्ट आंसर है इंटीग्रेशन e की पावर 3x का। आइए तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रेशन का साइन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटू में इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, और ये dx। आइए तो देखिए कितना हो गया x² e की पावर 3x डिवाइडेड बाई 3 माइनस, अब अगेन देखिए यहाँ पर हमें 2/3 तो मैं बाहर ले लेता हूँ क्योंकि कांस्टेंट है। अब कितना बचा यहाँ पर
एक्स हमारा कितना हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन, और ये अगेन कौन सा हो गया सेकंड फंक्शन। क्लियर है। तो देखिए मैंने आपको क्या बताया था, यहाँ पर इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे क्योंकि अगेन हमें फॉर्मूला जो है अप्लाई करना होगा। फर्स्ट का क्या होगा यहाँ पर, फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड यानी e की पावर 3x डिवाइडेड बाय 3 माइनस, अब देखिए माइनस इंटीग्रेशन का साइन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट करता हूँ तो मैं यहाँ पर फर्स्ट कौन है मेरा एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है 1। क्लियर है। इनटू में इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड करते हैं तो कितना हो जाएगा e की पावर 3x डिवाइडेड बाय 3 और इनटू में कितना हो जाएगा dx। क्लियर है। आइए इसको एज इट इज नोट करते हैं, यहाँ पर ये साइन नहीं है, कितना हो गया x का स्क्वायर e की पावर 3x डिवाइडेड बाय 3 माइनस का 2/3, ये कितना हो गया x e की पावर 3x डिवाइडेड बाय 3। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 1 का तो इंटीग्रेशन कितना होगा, हमें करना ही नहीं, 0 हो जाएगा, x होता है। क्लियर है। तो अब यहाँ पर हमें क्या करना है, देखिए इंटीग्रेशन करना है, ओनली एंड ओनली इसका इंटीग्रेशन करना है। इसका मैं इंटीग्रेशन करता हूँ तो देखिए 1/3 तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, और इसका इंटीग्रेशन करने पर कितना हो जाएगा, e की पावर 3x का इंटीग्रेशन करता हूँ तो कितना होगा, देखिए e की पावर 3x डिवाइडेड बाय 3। क्लियर है। और प्लस का कितना हो जाता है k क्योंकि हमारा k कांस्टेंट है। आइए अब इसको सोल्व कर लेते हैं तो देखिए कितना हो गया ये यहाँ पर एक्स स्क्वायर e की पावर 3x डिवाइडेड बाय 3 माइनस इसकी यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करनी होगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ तो कितना हो जाएगा 2, 3 की 3 से करेंगे 9 x इंटू में e की पावर 3x। अब देखिए माइनस माइनस प्लस करते हैं तो हम यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा, ये तो 2 हो गया, और यहाँ पर मल्टीप्लाई करिए कितना होगा 3 दिया 9, और फिर इसमें करेंगे तो 9 दिया 27 और e की पावर 3x प्लस के हमारा करेक्ट आंसर होगा। इसको सेटिस्फाई करेगा आपका ऑप्शन, आइए देख लेते हैं एक बार कौन सा ऑप्शन जो है इसको सेटिस्फाई कर रहा है। यहाँ पर इसको सेटिस्फाई करेगा आपका ऑप्शन सी, यहाँ पर करेक्ट आंसर। क्लियर है। इसलिए मैंने इंपॉर्टेंट मार्क कराया था आपको कि आपको कन्फ्यूजन हो सकता है, इसमें सिंपल सा आपको क्या करना है कि आईलेट का फॉर्मूले का यूज करते हुए आपको अप्लाई करना है आईलेट, और क्या करना है आपको, यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रेशन करेंगे हम सेकंड का, फिर माइनस इंटीग्रेशन का साइन dy बाई dx करेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट एंड इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, और फिर अगेन आपको अप्लाई करना है। कब तक अप्लाई करना है, जब तक कि हम इसको कंप्लीट सॉल्व नहीं कर लेते। क्लियर है। आइए 39 देख लेते हैं। 39 देखिए, 39 में हमारे पास इक्वेशन अवेलेबल है, हमें dy बाई dx फाइंड आउट करना है, यानी डिफरेंशिएशन हमें फाइंड आउट करना है। कब फाइंड आउट करना है, एट x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 1 पर हमें डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करना है। आइए देख लेते हैं। देखिए तो यहाँ पर इसको भी आप इम्पोर्टेंट मार्क करिए। इम्पोर्टेंट मार्क क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसमें प्रोडक्ट रूल का यूज होगा। अभी दिखाता हूँ, देखते रहिए। देखिए एक्स की क्यूब का डिफरेंशिएशन करते हैं तो हम कितना हो जाता है, हमारा 3x स्क्वायर माइनस 2 कॉन्स्टेंट है। अब देखिए यहाँ पर हमें प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना होगा, क्योंकि दो वेरिएबल एक साथ अवेलेबल हैं। तो देखिए क्या रूल होता है, फर्स्ट एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड, तो वाई स्क्वायर का करता हूँ तो कितना होगा 2y, वाई का करेंगे तो dy बाई dx प्लस, अब सेकंड एज इट इज यानी वाई स्क्वायर एज इट इज इनटू में हमें फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करना है। फर्स्ट कितना था यहाँ पर एक्स स्क्वायर का, तो कितना हो जाएगा 2x इनटू में x का करेंगे तो कितना हो गया 1 प्लस 5x का कितना हो जाएगा 5 प्लस y का कितना हो जाएगा, देखिए dy बाई dx, और ये हमारा कांस्टेंट है। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ऑलवेज 0 होता है। आइए सोल्व करते हैं तो देखिए कितना हो गया यहाँ पर 3x स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा गाइस, देखिए यहाँ पर 2 दूनी 4 y एक्स स्क्वायर dy बाई dx प्लस 4y स्क्वायर x प्लस का 5 प्लस dy बाई dx इज इक्वल टू 0। क्लियर है। यहाँ पर मैंने क्या करा, सिर्फ और सिर्फ इसकी मल्टीप्लाई कर दी है। अब देखिए dy बाई dx वाले को अलग रखिए, और जो यहाँ पर ये सेपरेट है इनको अलग रखिए, तो ये कितना हो जाएगा, देखिए 3x स्क्वायर प्लस का 4y स्क्वायर x प्लस 5
इज इक्वल टू, आप इसको इधर ले जाइए, कितना हो जाएगा देखिए 4y(x²) dy/dx, इसको भी इधर ले जाइए, कितना हो जाएगा माइनस का dy/dx। क्लियर है। अब यहाँ से dy/dx आप क्या करिए कॉमन ले लीजिए, क्योंकि दोनों में अवेलेबल है, हम यहाँ से कॉमन ले सकते हैं। कितना हो जाएगा 3x² + 4y²x प्लस का 5 इज इक्वल टू dy/dx, यहाँ से हमने कॉमन लिया, कितना बचेगा 4y(x²) माइनस का 1, इधर मल्टीप्लाई में इधर आके किस में होगा डिवाइड में हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से dy/dx की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3x² + 4y²x प्लस 5 डिवाइडेड बाय 4y(x²) माइनस 1। अब देखिए हमसे पूछा क्या था, इसने पूछा था कि dy/dx बताइए कब बताना था, एट x = 1 और y = 1 पे। तो आइए वैल्यू पुट कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा 3x की जगह भी 1 पुट करना है, प्लस 4 × 1 पुट करना है, y के प्लेस पर भी x के प्लेस पर भी 1 प्लस 5। यहाँ पर देखिए कितना हो गया 4 × 1 × 1 का स्क्वायर माइनस 1। क्लियर है। तो देखिए कितना हो गया 3 + 4 7 और 7 और 5 12। यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा 4 में से एक जाएगा, कितना बचा 3, तो 3 × 4 = 12, हमारा 4 क्या होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। आइए देख लेते हैं इसको कौन सा ऑप्शन जो है आपका सेटिस्फाई कर रहा है। यहाँ पर कौन सा था हमारा 39 में हमने ऐसी सच एज कोई मिस्टेक तो की नहीं है, 39 का आंसर ही अलग आ रहा है। देख लेते हैं एक बार। 39 का इन्होंने दिया हुआ है ऑप्शन ए, ऑप्शन ए कितना है 4/3। तो एक सेकंड हम चेक कर लेते हैं कि हमने कोई मिस्टेक तो नहीं की है। सॉरी गाइस, देखिए हमने यहाँ पर एक मिस्टेक की है, हमारे पास -2 था, हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी किस में आएगा यहाँ पर माइनस में आएगा। तो ये कितना हो गया हमारा माइनस का हो जाएगा। क्लियर है। तो हम ये सब, क्योंकि यहाँ पर देखिए -2 था, -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये तो माइनस का होगा एज वेल एज ये भी माइनस का होगा यहाँ पर। सॉरी इसके लिए बाय मिस्टेक जो है हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। आइए तो ये भी माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा हमारा। ये माइनस में कन्वर्ट हो गया। क्लियर है। ये माइनस में कन्वर्ट हो गया तो ये भी हमारा माइनस हो जाएगा। तो देखिए कितना हो गया 5 3 8, 8 में से 4 जाएंगे तो कितने बचेंगे यहाँ पर 4 ही बचेंगे हमारे। तो यहाँ पर 4/3 हमारा करेक्ट आंसर होगा और इसको सेटिस्फाई करेगा आपका ऑप्शन ए। क्लियर है। अगेन बता देता हूँ, देखिए यहाँ पर सिंपल हमें सबसे पहले क्या करना है डिफरेंशिएशन कर लेना है। डिफरेंशिएशन करने के बाद हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है। यहाँ पर अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए -2 की मैं इसमें मल्टीप्लाई करूँगा तो ये भी माइनस का हो जाएगा, और -2 की इससे मल्टीप्लाई करूँगा ये भी माइनस का हो जाएगा। हमने यहाँ पर ये प्लस कर दिया था बाय मिस्टेक, सॉरी उसके लिए। आइए तो इसका ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है। लास्ट देख लेते हैं 40 MCQ एंड देन आपके साथ मैं रीजनिंग भी डिस्कस करूंगा। रीजनिंग के लिए गाइस काफ़ी स्टूडेंट्स परेशान थे कि सर रीजनिंग आप डिस्कस नहीं करते। डेफिनेटली अब की बार आपके साथ हम रीजनिंग भी डिस्कस कर लेंगे। आइए 40 MCQ देखिए, काफ़ी इजी MCQ है। 40 MCQ में कह रहा है 6 सीट्स ऑफ आर्टिकल क्लर्क आर वैकेंट इन ए चार्टेड अकाउंटेंट फर्म। हाउ मेनी डिफरेंट बैचेस ऑफ कैंडिडेट्स कैन बी चॉइस आउट ऑफ द 10 कैंडिडेट्स। देखिए 6 वैकेंट सीट हमारे पास अवेलेबल है, 1 2 3 4 5 6, और 10 कैंडिडेट्स अवेलेबल हैं। या मैं सिंपल सा कह सकता हूँ यहाँ पर 10 आर्टिकल हमारे पास अवेलेबल हैं, जिसमें से हमें 6 सीट है। तो गाइस देखिए हमसे सिर्फ और सिर्फ इतना पूछ रहा है कि हम किस तरीके से चॉइस कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि हमें चॉइस करने के लिए हम कॉम्बिनेशन का यूज करते हैं और अरेंजमेंट के लिए हम परमुटेशन का यूज करते हैं। तो देखिए 10 है और 6 सीट है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 10C 6 सिंपल। आइए इसको सोल्व कर लीजिए। इसको सोल्व करने के लिए सिंपल मैंने आपको बताया था 10 को कितने टाइम्स ओपन करेंगे 6। तो देखिए कितना हो जाएगा ये 10 × 9 × 8 × 7 × 6 और × 5। 6 को हमें कंप्लीट ओपन करना होगा 6 5 4 3 2 1। तो देखिए 6 से 6 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, 4 2 जा 8 कैंसिल, यहाँ कितना बचा 3 3 जा 9। तो देखिए 10 से 3 की मल्टीप्लाई करता हूँ तो कितना आएगा 30, यहाँ कितना हो गया 7। तो 710 हमारा यहाँ पर, सॉरी 210 हमारा करेक्ट आंसर होगा और इसको सेटिस्फाई करेगा आपका ऑप्शन बी। 41 से नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ डिस्कस करूँगा। डोंट वेरी, बी हैप्पी, बने रहिए चैनल के साथ।
लर्न करते रहिए, जितना सीखेंगे उतना आपके लिए अच्छा है, और जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप MCQ सॉल्व करते हैं आपको उतनी ही हेल्प मिलेगी एग्ज़ाम में। आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली, किसी भी टाइप्स की कोई भी प्रॉब्लम है आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। मैथमेटिक्स के अलावा भी आपको किसी सब्जेक्ट में हमारी तरफ से हेल्प चाहिए तो डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, कोई ना कोई टीचर आपके लिए ज़रूर अवेलेबल कराएंगे।